बड़ी खबर, देश में कोरोना की नई लहर, नया वेरिएंट सामने आया है। 5 राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली एंट्री के लिए नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य है। आपको बता दें कि अब कोरोना एक बार फिर से वापस आया है और इस बार नए वेरिएंट के साथ। एमपी, महाराष्ट्र, देश के 5 राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली एंट्री के लिए नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य है। नेगेटिव रिपोर्ट होना बहुत जरूरी है। एमपी, महाराष्ट्र, केरल, छत्तीसगढ़ और पंजाब से आने वालों की जांच की जाएगी और बिना जांच के कोई भी व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा सकता है, दूसरे शहर नहीं जा सकता, दूसरे राज्य नहीं जा सकता है। कोरोना का नया वेरिएंट सामने आया है और आपको बता दें कि अब फिर से एक बार कोरोना के मरीजों में इजाफा हो रहा है। एमपी, महाराष्ट्र, केरल, छत्तीसगढ़ और पंजाब से आने वालों की जांच की जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देश में कोरोना की नई लहर। अभी हम कोरोना से उभरे भी नहीं थे और एक बार फिर नया वेरिएंट जो है वो सामने आ गया है, तो कहीं ना कहीं अब लोगों में भी एक दहशत है। और दिल्ली आने के लिए आपको रिपोर्ट आपकी नेगेटिव होनी चाहिए। एमपी, महाराष्ट्र, केरल, छत्तीसगढ़ में भी अलर्ट जारी किया गया है, पंजाब में अलर्ट जारी किया गया है और एक नई लहर जो है वो हमने कोरोना की देखी, एक नया वेरिएंट सामने आया है। कोरोना एक बार फिर हावी हो रहा है। 5 राज्यों में जारी अलर्ट। बता दें कि पड़ोसी राज्यों में वापस आने लगा है कोरोना। महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश समेत अन्य राज्यों में कोरोना के फिर से जोर पकड़ने की सूचना के बाद राज्य सरकार ने प्रदेश के सारे जिलों को अलर्ट कर दिया है। सभी जिले के डीएम व सीएमओ को भेजे निर्देश में कहा गया है कि कोरोना की रोकथाम के लिए पूर्व में उठाए गए कदमों की समीक्षा कर फिर से कड़ी सतर्कता बरती जाए। इसके साथ ही निर्धारित प्रोटोकॉल का अनुपालन हर हाल में कराया जाए। और इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली ब्यूरो चीफ अमित दुबे, कानपुर से मदन मोहन जी जुड़े हुए हैं और भोपाल से हमारे साथ स्वाति ओगले जुड़ी हुई हैं और वाराणसी से हमारे साथ कैप अंसारी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले दिल्ली ब्यूरो चीफ अमित दुबे के पास चलते हैं। जिस तरीके से अमित जी, एक कोरोना का जो कह सकते हैं, कोरोना की दहशत लोगों के मन में कम हुई थी, एक बार फिर से कोरोना ने जोर पकड़ा है और अब कहीं ना कहीं लोगों में दहशत एक बार फिर देखी जा रही। जी बिल्कुल, देखिए खासतौर पर अगर 3 राज्यों की बात करें, केरल की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में तो उद्धव ठाकरे ने इस बात की चेतावनी दी है कि लोग अगर एहतियात नहीं बरतते तो पूरे महाराष्ट्र में एक बार फिर लॉकडाउन जो है लगाया जाएगा। हालांकि 8 से 10 दिन जो है वो पूरे राज्य पे मॉनिटर कर रहे हैं कि आखिर किस तरह की स्थिति होती है और कई सारी जो पुरानी गाइडलाइंस थी वो वापस आ गई है। चाहे वो शादी विवाह में कम लोगों के जाने की बात हो, 25 लोगों को सिर्फ इजाजत है। सभी लोगों को मास्क अनिवार्य है, जो लोग मास्क नहीं उनके चालान भी काटे जा रहे हैं। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली जो है वो काफी कुछ कंट्रोल में है और दिल्ली में चूंकि एक बड़ी बात ये भी है कि जो पुरानी गाइडलाइंस थी उन्हें अब तक नकारा नहीं गया है। हर एक के लिए मास्क जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है। यहाँ तक कि मेट्रो में भी गैस के साथ में लोग बैठते हैं, बसों में भी जितनी सीटें उतने ही लोग यात्रा करते हैं। तो जो पुरानी गाइडलाइंस थी उस पर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार जो है या दिल्ली के लोग जो है वो लगातार पालन करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वजह से दिल्ली की स्थिति जो है वो कंट्रोल में है। लेकिन तमाम अन्य राज्य, खासतौर पे जो 24 घंटे का 13,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, 100 से ज्यादा मौतें हुई, 104 मौतें हुई पिछले 24 घंटे में, तो जाहिर तौर पे ये इस बात का इशारा कर रहे हैं कि केरल 38% से ज्यादा मामले जो है वो केरल के अकेले। तो अनुमान लगाया जा सकता है कि केरल और महाराष्ट्र जैसे अहम राज्य जो है वो कोरोना के लिए एक चुनौती बने हुए हैं और लगातार यहाँ पे न सिर्फ पेशेंटों की बढ़ोतरी हो रही है बल्कि जिस आर्थिक स्थिति से आम आदमी लगातार जूझ रहा है, जो अपने आप को एक बार फिर अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहता है, उसे एक बार फिर बड़ा झटका लग रहा है और कोरोना की दस्तक की वजह से तमाम कार्य जो है वो लगातार प्रभावित हो रहे हैं।
जी। अमित, बिल्कुल दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में सतर्कता पहले भी बढ़ती जा रही थी, सतर्कता अभी भी बढ़ती जा रही है, लेकिन अन्य जो राज्य जहां पर अलर्ट जारी किया गया है खास तौर पर, वहां पर कहीं ना कहीं लापरवाही हमने देखी। लेकिन अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो सबसे पहले कोरोना की जो स्पीड थी वो हमने मुंबई और महाराष्ट्र में देखी थी कि किस तरीके से लगातार मरीज बढ़ते जा रहे थे, और एक बार फिर वहां पर हम देख रहे हैं कि कैसे मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। ऐसे में स्थिति को नियंत्रण करना सरकार के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। जी बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है, और यही बात है कि कई कठोर कदम जो है वो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से उठाए गए हैं। लोगों को गाइडलाइंस के लिए एक बार फिर पालन करवाया जा रहा है। पुलिस को भी एक बार फिर चालान करने की इजाजत दी गई है, जो लोग मास्क लेके नहीं आते, मास्क पहन के नहीं आते। तो जाहिर तौर पे महाराष्ट्र सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है, और महाराष्ट्र सरकार ने कई गाइडलाइंस जारी भी कर दी है। केरल की स्थिति की बात करें तो केरल से जो शुरुआत हुई थी वो अभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। केरल में भी लगातार मामले ज्यादा बने हुए हैं। जिसकी मैं बात कर रहा था, क्योंकि 1 लाख से ज्यादा मामले खासतौर पर जो 24 घंटे के अंदर आए हैं, तो उससे इस बात को समझा जा सकता है कि कुछ राज्य हैं जहां पे कंट्रोल नहीं हो रहा, जिस वजह से स्थिति लगातार बिगड़ रही है। यूपी की बात करें तो यूपी में भी सीएम ने चेतावनी दी है कि एक बार फिर गाइडलाइंस की तरफ लोग ध्यान दें और तमाम चीजों को लेके एहतियात बरतें, जिससे कि यूपी की स्थिति खराब ना हो। कई चीजें, कई सारे राज्य जो है, जिस तरह से महाराष्ट्र में मामले बढ़े हैं, उसके बाद से कई सारे राज्य जो है वो अलर्ट पे हैं और तमाम चीजों को लगातार मॉनिटर कर रहे हैं कि किस तरह से जो अब तक स्थिति कंट्रोल में थी उस स्थिति को बिगड़ने ना दिया जाए। हालांकि एक बात ये भी है कि केंद्र सरकार की जो गाइडलाइंस है उसका भी लोग इंतजार करें, कई राज्य इंतजार करें कि केंद्र सरकार आखिर किस तरह गाइडलाइंस देता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज यहाँ पे जो निकल के आती है, क्योंकि कुछ राज्य जो है जहाँ पे संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, तो उन राज्यों के लिए क्या केंद्र सरकार भी नई गाइडलाइंस जारी करेगा, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल राज्य सरकारों के लिए अलर्ट जो है वो जारी है, और राज्य सरकारों ने भी अपने नागरिकों, जो प्रदेशवासी हैं, उन्हें लगातार अलर्ट मोड पे रखा है कि तमाम चीजों का अनुपालन करें। क्योंकि अब जो 3rd चरण वैक्सीन होगी वो प्राइवेट सेक्टर इसमें खासतौर पर अहम भूमिका होगी। कोई भी वैक्सीनेट अपने आप को करवा सकता है। अब तक जो है लगभग 1.25 करोड़ के आसपास वैक्सीनेट लोग हो चुके हैं। तो जाहिर तौर पर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को भी लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है, और खासतौर पर अब जो तमाम प्राइवेट लोग हैं वो लोग भी अपने आप को वैक्सीनेट करा सकेंगे। लेकिन सबसे जरूरी है जो पॉइंट शुरू से बताया जा रहा है, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें, मास्क की बात करें या हैंड वॉश की बात करें, तमाम एहतियात जो है जो लोगों ने छोड़ दिए थे, लोगों को लग रहा था कि कोरोना खत्म हो गया, अब इन चीजों की जरूरत नहीं है, उन्हें एक बार फिर बैकडोर में आना पड़ेगा और तमाम गाइडलाइंस का पालन, अगर कोरोना से बचना है तो इन गाइडलाइंस का पालन करना होगा। बिल्कुल अमित, कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री भी इस बात का हमेशा जिक्र करते हैं कि अब दवाई भी और कड़ाई भी, ये स्लोगन दिया गया था कि कड़ाई भी उतनी ही जरूरी है। तो कहीं ना कहीं मास्क और सैनिटाइजर अभी हमारी जिंदगी से गया नहीं है, और अब कोरोना का एक तो फिर से नया वेरिएंट आ गया, तो कहीं ना कहीं आम जनता के लिए अब ये खतरे की बात है। हमारे साथ स्वाति ओगले जुड़े हुए हैं। स्वाति, आपके पास आएंगे क्योंकि सबसे ज्यादा जो अलर्ट मोड पर है वो इस वक्त मध्य प्रदेश है, और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। तो आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके से खासा अब तैयारियां की जा रही है इस नए वेरिएंट से लड़ने के लिए। जी, कल ही जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री है विश्वास सारंग, उन्होंने ही खुद ही कहा था कि भले ही कोरोना जैसे यहाँ पर महामारी अब कम हो चुकी है, लेकिन मास्क और सैनिटाइजर ये आपको साथ में रखना ही होगा। लेकिन आप अगर देखा जाए अभी के वक्त में तो मध्य प्रदेश में भी लगातार कोरोना के केसेस जो है बढ़ते जा रहे हैं, तो उसी हिसाब से जो है सख्ती अब उसके लिए बढ़ती जा रही है यहाँ पर। लेकिन एक चीज और देखी गई यहाँ पर कि कोरोना के लिए जो सख्ती बढ़ती जा रही है, वही जो मंत्री और विधायक है वो के दौरान वो भी लापरवाही उनके ओर से भी देखी गई यहाँ पर। इवन कई ऐसे विधायक थे जो बगैर मास्क के, बगैर सैनिटाइजर के वो वहाँ पे आए हुए थे, और जब उनसे ये सारी चीजें पूछी गई कि आपने ऐसा क्यों किया है, तो कई आपको बता दूं कि जो मंत्री जो है उषा ठाकुर जी, उनसे ये सारी चीजें पूछी गई तो उन्होंने ये जवाब दिया कि मैं डेली जो है हनुमान चालीसा का पाठ करती हूँ, इसी वजह से जो मेरी रोग प्रतिकारक क्षमता जो है वो बढ़ती जा रही है और मुझे मास्क की जरूरत नहीं है।
लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री जी की जो बातें हैं, जो गाइडलाइन उन्होंने तय की है कि आपको भले ही कोरोना यहाँ हो ना हो, लेकिन आपको मास्क और सैनिटाइजर का जो है वो उपयोग करना ही चाहिए। और ये कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अब फिर से जो है एक्टिव होने चालू हो गए हैं कोरोना के। बिल्कुल स्वाति, कहीं ना कहीं हमेशा हम देखते हैं कि जब कोरोना शुरुआती दौर में भी जब आया था तब भी अंधविश्वास और इस तरीके की बातें कही जाती है, और उससे ज्यादा खराब तब लगता है जब देश के माफ कीजिएगा राज्य के जो मंत्री हैं वो जब इस तरीके के बेतुके बयान देते हैं कि हम हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं या हम घर में कपूर जला रहे हैं। तो इस तरीके की चीजें जब होती है तब जब सबसे ज्यादा बुरा लगता है। वैसे मधुर मोहन भी जुड़े हुए कानपुर से। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं। मधुर मोहन, कोरोना को लेकर लगातार बैठकें की जा रही हैं उनकी। कानपुर की अगर हम खास तौर पर बात करें तो कानपुर में हमने देखा था कि जब कोरोना के शुरुआती दौर में किस तरीके से मरीज लगातार बढ़ रहे थे, ऐसे में अब नया वेरिएंट आ गया है। किस तरीके से प्रशासन तैयारी कर रहा है, किस तरीके से अस्पतालों की व्यवस्थाएं हैं, उनको लेकर क्या कुछ जानकारी? जी, आप बता दें, अभी तक कोरोना की बात करी जाए तो एक्टिव केसों की तो 42 एक्टिव केस कानपुर में है, और जिसमें मृतकों की संख्या 838 थी, और कुल जो संख्या थी वो 32,996 थी। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि प्रदेश सरकार ने एक अच्छा नियम ये लागू कर दिया, जो ये बोर्ड परीक्षा आने वाली है उसके लिए धारा 144 लागू कानपुर में कर दी गई है कि अब कोई भी व्यक्ति 3 से 4 एक जगह नहीं खड़ा हो सकता है, वहां पे उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और यदि हम प्रशासन की बात करें, प्रशासन की कहीं ना कहीं ढीला हवाली साफ देखने को मिलती है, क्योंकि अभी तक बिना मास्क का चालान काटा जाता था, लोग साथ में खड़े चलान रहे, लेकिन प्रशासन जो है वो बिल्कुल ढीला हवाली कर रहा है। और यदि बात करी जाए 5 राज्यों में अलर्ट है, उसके बाद भी प्रदेश सरकार अलर्ट कर रखा है कानपुर को, तो कानपुर सबसे ज्यादा एक्टिव केस थे, लेकिन उसके बाद भी अभी यहाँ का जो प्रशासन है वो जागा नहीं है। जी बिल्कुल मधुर मोहन, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो हमने उत्तर प्रदेश अपने आप में एक बहुत बड़ा राज्य है। यहाँ पर करोड़ों की संख्या में एक आबादी है, और जब हम स्टार्टिंग में कोरोना आया था तो हमने देखा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैसे इसको कंट्रोल में किया। हमने देखा कि कैसे उन्होंने रोज बैठकें की, हमेशा प्रशासन को जरूरी दिशा निर्देश दिए, और वो दौर फिर से शुरू हो गया, वो फिर से बैठकें करने लगे। लेकिन अगर हम अधिकारियों की बात करें, कानपुर के अधिकारियों की बात कर ले, या फिर लखनऊ के अधिकारियों की बात कर ले, या आगरा के अधिकारियों की बात कर ले, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो इस ओर ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से लापरवाही और बढ़ती है और आम जनता जो है वो जागरूक नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से कोरोना जैसे कि पहले स्पीड में बढ़ रहा था, अब एक बार फिर अगर उस ओर बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं मुश्किलें होंगी। जी बिल्कुल, यदि बात करें प्रदेश सरकार की, तो प्रदेश में 2 राज्य ऐसे थे जहाँ पे सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। एक जिसमें नंबर 1 पे आगरा था, दूसरे में कानपुर था। और यहाँ पे सबसे प्रदेश सरकार के जो मुख्यमंत्री अपने यहाँ के थे योगी आदित्यनाथ, उन्होंने सबसे ज्यादा यदि बात की जाए डॉक्टरों की टीम के लेके हर चीज व्यवस्था की, तो आगरा से लेकर कानपुर में सबसे ज्यादा की गई। लेकिन उसके बाद भी सबसे बड़ी बात इसमें सामने आ रही, जो इनके जो विधायक हैं, जो मंत्री है, वही इसका प्रोटोकॉल तोड़ते हैं, लौ लगकर सताते हैं, भीड़ में रहते हैं, बिना मास्क रहते हैं, लोग तोड़ते हैं। और बात की जाए यदि हम मंडियों की बात करी जाए तो वहां पे कोई भी लागू नहीं किया गया, ना कोई प्रशासन का आदमी वहां रहता है कि मंडी में इतनी भीड़ रहती है। और आप देख ही रहे हैं आज डेट में कि दोबारा फिर इतनी स्पीड में ये बढ़ रहा है कि इसका कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन कानपुर में इसलिए सिर्फ धारा 144 लागू की गई है कि खूब परीक्षा को लेके। जी बिल्कुल देखना होगा मधुर किस तरीके से अब तैयारियां प्रशासन द्वारा की जाती है। धारा 144 तो लागू कर दी गई है, लेकिन उसका पालन कितना किया जाता है ये भी देखना होगा। हमारे साथ वाराणसी से कैफ अंसारी जुड़े हुए हैं। कैफ, आपसे जानना चाहेंगे वाराणसी के क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ तैयारियां प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा की जा रही है, अस्पतालों में क्या कुछ तैयारियां की गई है इस नए वेरिएंट से निपटने के लिए? जी बिल्कुल, देखिए एक बार फिर से कोरोना ने देश में दस्तक दिया है, जिससे लोग अब पूरी तरह से खौफजदा हो चुके हैं। और वाराणसी की अगर हम बात करें तो वाराणसी में कल जिला प्रशासन ने गाइडलाइन जारी किया अनलॉक प्रक्रिया की। जिस तरह से पहले गाइडलाइन जारी थे कि जो दुकान और प्रतिष्ठान है उनके जो खुलने के समय सीमा तय की गई थी वो एक बार पुनः लागू कर दी गई है। और आज वो गाइडलाइन जारी किया गया है, सुबह 7 से रात 9 बजे तक दुकान और प्रतिष्ठान खुलने का समय जारी किया गया है। यदि इसमें कोई भी लापरवाही करता है तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, और दुकान प्रतिष्ठान खुलने का जो निगरानी है वो पुलिस करेगी। लेकिन अगर वाराणसी के लोगों की बात की जाए तो पूरी तरह से यहाँ पर लापरवाही देखने को मिल रही है। चाहे अस्पताल की बात कर ले, चाहे किसी विभाग की बात कर ले, या फिर सड़कों की बात कर ले, तो जगह जगह लोग जो है बिना मास्क पे चल रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं पालन नहीं है, चाहे थाना हो, कोई अधिकारी का कार्यालय हो, जगह जगह लोग लापरवाही बरत रहे। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की बड़ी लापरवाही। अगर प्रशासन सतर्क हो
और अपने भी आ जाए तो लोगों को गाइडलाइन का क्या जैसे कि आपने अभी बताया कि एक टाइमिंग जो है वो निर्धारित की गई है कि 9 से 7 ही दुकानें खुलेंगी, चाहे वो किसी भी चीज की दुकान हो। लेकिन अगर हम, क्योंकि एक फेज कोरोना का देख चुके हैं और हमने देखा कि कैसे लोग लापरवाही करते हैं, हमने देखा कैसे कि दुकानें मना करने के बावजूद भी लोग दुकानें खोलते हैं, मना करने के बावजूद भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते, बिना मास्क के ही टहलते रहते हैं। ऐसे में प्रशासन कितनी सख्ती से इनसे निपटेगा, कैसे इस बार सख्ती दिखाई जाएगी, ये बड़ा सवाल है। बहुत सवाल जरूर है, लेकिन अगर प्रशासन की हम बात करें तो प्रशासन पूरी तरह से हिला हवाली कर रहा है, किसी तरह की सख्ती नहीं बरती जा रही है। दुकान और प्रतिष्ठानों को खोलने का जो नियम लागू किया वो ना के बराबर है, क्योंकि अधिकतर जो भीड़ होती है वो सड़कों पर होती है, या तो कार्यालय में होती है, अस्पतालों में होती है, लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से लापरवाही बरती जा रही है। लोग, अगर हम बात कर ले आम जनमानस की, तो वो तो मास्क के बिना चल ही रहे हैं, लेकिन जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं सरकारी, वो भी बिना मास्क के आपको कार्यालय में बैठे नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं जब लोग जो है, जो सुरक्षा कर्मी, जो पुलिसकर्मी है, वो भी बिना मास्क के ही थानों पे या सड़कों पे चलते हुए नजर आते, तो कहीं ना कहीं जनता है वो उन्हें देख के जागरूक होती है और ये समझती है कि शायद कोरोना का जो भय था वो खत्म हो चुका है, जो कोरोना वायरस था वो खत्म हो चुका है। यही कारण है कि लोग जो है बिना मास्क के चल रहे हैं, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के चल रहे हैं। और अगर ऐसा ही रहा तो जल्द ही फिर से 2020 की स्थिति पैदा हो जाएगी। 2021 में लोगों के बीच कोरोना फिर से पैदा हो जाएगा और लोग जो है फिर से पूरी तरह से भयभीत हो जाए। बिल्कुल कहीं ना कहीं अब एक बात समझने की जरूरत है कि कोरोना का नया वेरिएंट आ गया है, तो हमें तैयारियां पहले से करके रखनी होंगी और ये कोशिश करनी होगी कि कोरोना नियंत्रण में रहे, अपने पांव ना पसार सके। अमित, मैं आपके पास आऊंगी और आपसे एक बात ये समझना चाहूंगी कि एक तरफ अभी वैक्सीन आई है, अब फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लग रही, आम जनता तक अभी वैक्सीन पहुंच भी नहीं पाई, अभी सिर्फ फ्रंटलाइन वर्कर्स को लग रही है और धीरे धीरे और लोगों को लगेगी। आपसे जानना चाहेंगे, किसान आंदोलन चल रहा है दिल्ली में, लगातार चुनाव होने हैं 5 राज्यों में और उनको लेकर भी लगातार चुनावी रैलियां भी चल रही हैं। सिर्फ किसानों को दोष देना कि वो भीड़ बढ़ा रहे हैं, वो कोरोना फैला रहे हैं, ये बहुत गलत होगा, क्योंकि चुनावी रैलियां भी चल रही हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं नियंत्रण करने की जरूरत है। और ये बात समझने की जरूरत है, जैसे कि अभी कैफ अंसारी भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि जब मंत्री और नेता ही मास्क लगाकर नहीं जाएंगे तो वो क्या उदाहरण सेट कर रहे हैं। जैसे कि अभी स्वाति ओगले बता रही थी कि वहां के कुछ मंत्रियों का यह कहना है कि हनुमान चालीसा का पाठ करते, कपूर जलाते, अगरबत्ती जलाते, दिया जलाते, इस तरीके की बातें की जाती है। जब तो जो प्रतिष्ठित, जो जिम्मेदार लोग हैं, जब वो इस तरीके की हरकतें करेंगे तो फिर आम जनता से हम क्या ही उम्मीदें करें। जी देखिए, 2 बड़ी चीजें निकल के आती है कि कोरोना पहले पूरे देश के लिए गाइडलाइंस थी, तमाम राज्य जो है तमाम गाइडलाइंस का पालन कर रहे थे। आज स्थिति बदल गई है, कई राज्य जो है जहां पे कोरोना के मामले बढ़े हैं और कई राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना पेशेंटों की संख्या कम हुई है, स्थिति काफी नियंत्रण है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में रिसेंटली आज से 3री और 5वीं तक के विद्यालय खोल दिए गए। तो जाहिर तौर पर अब तक जो स्कूल नहीं खुले थे, सिर्फ बड़ी क्लासों के ही कक्षाएं चल रही थी, अब छोटी क्लासें भी स्टार्ट कर दी गई, क्योंकि हरियाणा में स्थिति कंट्रोल में और हरियाणा प्रशासन को लगता है, हरियाणा सरकार को लगता है कि अब समय आ गया जब स्कूलों को खोल दिया जाए। और एक तरफ जहां तमाम राज्यों में मामले बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हरियाणा में स्कूल खुल चुके हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है, हम एक दूसरे के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते। जिन लोगों के यहाँ जैसी स्थिति है, अगर शुरुआती काल की बात करें तो उस समय भी प्रधानमंत्री ने कहा था, यहाँ तक कि डीएम को पावर दी गई थी, थाना अध्यक्ष को पावर दी गई थी कि जो तमाम थाना अध्यक्ष है वो अपने अपने स्तर पे देखें कि उनके थाने के अंतर्गत आने वाले लोगों की क्या स्थिति है। तो जाहिर तौर पे यहाँ भी वही स्थिति बनी हुई है कि तमाम राज्यों को उस स्थिति को देखना होगा, तमाम शहरों को उस स्थिति को देखना होगा कि आखिर उनके यहाँ कोरोना को लेकर क्या स्थिति है और किस तरह की चीजें उन्हें रिक्वायरमेंट है, किस तरह की चीजें उनके लिए जरूरी है। अब क्योंकि मामले जो बढ़े हैं उसमें खासतौर जिसकी मैं बात कर रहा था कि केरल में 38% मामले सिर्फ केरल से है, तो जाहिर तौर केरल की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, अकोला ऐसी जगह पे वहां पे कर्फ्यू लगाया गया है। कई जगह जो कामकाज जो है वो रात सिर्फ 9 बजे तक कर दिया गया, 9 बजे के बाद लेट नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। तो जाहिर तौर पर स्थिति को समझा जा सकता है। जहां जहां स्थिति खराब है उन सरकारों को, उन जगह वहां के प्रशासन को स्थिति को कंट्रोल करना होगा, क्योंकि वैक्सीन जरूर आ चुकी है लेकिन वैक्सीन का भी 3rd चरण बाकी है और 3rd चरण में जो तीसरा स्टेप होगा, 3rd स्टेप होगा, उसी में तमाम वैक्सीन जो है वो लोगों के लिए मुहैया होगी। और उसमें क्या सरकार से इसमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स का भी सहारा लेती है, जिस तरह पहले सरकारी हॉस्पिटल के माध्यम से तमाम अन्य उपक्रम के माध्यम से जो वैक्सीन किया जा रहा था लोगों को, वही प्रक्रिया रहेगी। तो कई सारी चीजें इस पे राज्य सरकारों को भी संज्ञान लेना है और केंद्र सरकार को भी संज्ञान लेना है, लेकिन जरूरी ये है कि तमाम लोगों को कोरोना काल को समझना होगा और कोरोना किस तरह उस टाइम बढ़ रहा था
और किस तरह उसकी वस्तुस्थिति होती है कि लोगों से मैन टू मैन, ह्यूमन टू ह्यूमन जो लोगों के अंदर फैल रहा है, तो इस स्थिति को लोगों को समझना होगा। और जिन राज्यों में स्थिति खराब है, अमित, बिल्कुल कहीं ना कहीं ये जो नया वेरिएंट है ये खतरे की घंटी है और आम जनता को इस बात को समझना होगा कि लापरवाही नहीं करनी है। दवाई जरूर उपलब्ध है लेकिन कड़ाई भी उतनी ही जरूरी है। मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करना बेहद अनिवार्य है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बता लें कि दिल्ली एंट्री के नेगेटिव रिपोर्ट्स के लिए नेगेटिव रिपोर्ट होना बहुत जरूरी है। एमपी, महाराष्ट्र, केरल में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे और आगे देखेंगे आगे की खबरें विशाल मिश्रा के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुरक्षा समाज की समृद्धि का आधार है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को सुदृढ़ कर प्रदेशवासियों को सुरक्षित समाज प्रदान करने का कार्य किया है। थाने में आए, यहाँ पे हमारी मैम ने बहुत अच्छे से हेल्प की है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं ऐसी पुलिस फोर्स का धन्यवाद करना चाहती हूँ। आज पूरे उत्तर प्रदेश में महिलाओं के प्रति किए गए किसी भी अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति लागू है। महिलाओं की सहूलियत के लिए प्रदेश के सभी 1535 थानों में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है। प्रदेश की कानून व्यवस्था को और भी मजबूती प्रदान करने के लिए 144 नए थानों और 50 पुलिस चौकियों की स्थापना उत्तर प्रदेश में की गई है। 350 तहसील, 1535 थानों में ये व्यवस्थाएं पहले चरण में दी जा रही हैं, जिससे महिलाएं अपनी शिकायत को वहां पर रख सकें और उसकी समयबद्ध ढंग से उन समस्याओं का समाधान का रास्ता निकल सके। ऑनलाइन अपराधों की रोकथाम के लिए उत्तर प्रदेश के हर जनपद में साइबर सेल की स्थापना हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था में मजबूती आई है। प्रदेश की महिलाओं को सुरक्षित वातावरण मिल रहा है और उत्तर प्रदेश को नई पहचान मिली है। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount